आगे हम दरअसल हमने जैसा कहा था कि इंडिया जो शब्द कॉइन किया गया है, इसका अर्थ क्या है, इन सब चीजों पर नजर डालते हैं बहुत संक्षेप में। लेकिन उसके पहले आप बता देते हैं बेंगलोर में फैसले क्या क्या हुए। बेंगलोर में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो इंडिया शब्द यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम का ऐलान हुआ है। यह ऐलान हुआ है कि 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी, ऑफिस दिल्ली में होगा और अगली बैठक मुंबई में होगी। आपके मन में सवाल हो सकता है कि इंडिया नाम का रहस्य क्या है। दरअसल इंडिया नाम के रहस्य का अर्थ है भारत विरोधी का जवाब, यानी जो कुछ भी आरोप पिछले 9 सालों में लगे उसका जवाब देने की कोशिश। भारत विरोधी का जवाब दिया गया है, बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब दिया गया है, विकास विरोध का जवाब दिया गया है और विभाजनकारी राजनीति का जवाब देने की कोशिश की गई है। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई, कांग्रेस ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी कोई दावेदारी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? अगर इसको ध्यान से देखें तो दरअसल परिवारवाद का जवाब देने की कोशिश की गई है, सत्ता लोलुपता का जवाब देने की कोशिश की गई है, त्याग की राजनीति करने की कोशिश की गई, विपक्ष की आशंकाओं का निवारण करने की कोशिश की गई है कि कहीं का ऐसा तो नहीं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस पार्टी सत्ता में, सरकार में या प्रधानमंत्री बनना चाहती है, और बीजेपी के प्रोपेगेंडा का निराकरण करने की कोशिश की गई। इस बेंगलुरु में क्या फैसला नहीं हुआ, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला नहीं हुआ। कन्वीनर कौन होगा, इसका कोई फैसला। प्रोग्राम क्या होगा, इसका कोई फैसला नहीं हुआ। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर किसी तरीके का कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये हमने डिकोड करने की कोशिश की आज की बैठक में। लेकिन इस बैठक का मतलब तो तब निकलेगा 2024 के मद्देनजर बीजेपी को हराने की कोई रणनीति बन पाएगी क्या, ऐसी कोई तैयारी है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी मौजूद है, हमारे साथ द वायर की अरफा खानम है, हमारे साथ लखनऊ से प्रोफेसर रविकांत है, हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं जो लंबी इनिंग्स ईबीपी में खेल कर आए हैं, समी अहमद साहब पटना से है और रवि किरण देशमुख जी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अरफा, आप इस बैठक को किस नजरिए से देखते, क्या आपको लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी मुझे चर्चा में बुलाने के लिए। मैं देखिए एक पत्रकार की नज़र से और एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से जो ऑडियो विजुअल को भी बहुत नज़दीक से देखता रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आप ये समझिए और उनकी पार्टी का जो पूरा जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया है वो एक टीवी के क्रिएशन है। नरेंद्र मोदी को महान टीवी ने बनाया। आज उस टीवी पे अगर आप नजर डालिए तो नरेंद्र मोदी महान नजर नहीं आते। यहाँ दो पैरेलल मीटिंग्स हैं, एक एनडीए की मीटिंग हुई, एक इंडिया की मीटिंग हुई। आप दोनों के स्पेसेस को अगर टीवी में, सिर्फ मैं कह रही हूँ कि कवरेज के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करें तो टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं, करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले लोग, उनके मुंह लटके हुए हैं। उनको नजर आ रहा है कि अब ये पैसा धीरे धीरे, इसका जो संसाधन था, जो इसका सोर्स था, वो सूख रहा है। तो जो मीडिया की वॉर है, पहले दिन एनडीए हार रहा है और इंडिया जीत रहा है। और मैं इसको कोई कोइंसिडेंस भी नहीं मानती कि एक ही दिन हेडलाइंस को डिवाइड करने के लिए उसी रोज, ताकि सब जगह सिर्फ इंडिया की बात ना हो, इस विपक्ष के अलायंस की बात ना हो, इसलिए एनडीए की मीटिंग भी उसी दिन रखी गई। मुझे लगता है कोई अकलमंदी की सलाह नहीं थी जो नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी को किसी ने दी कि आप हेडलाइंस बांट लीजिए। अगर इस दिन नहीं 3 दिन बाद अगर एनडीए की बैठक होती तो शायद नरेंद्र मोदी को ज्यादा स्पेस मिलता। लेकिन आप ये देखिए, अब तक मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बहुत हुई महंगाई की मार, इस तरह के जो बहुत कामयाब नारे हैं अब तक वो सिर्फ बीजेपी लगाती रही और चुनाव जीतती रही। आम जो जनमानस है उस पर वो छाती रही। आज पहली बार आप ये देखिए कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को आप देखें तो इंडिया, INDIA, जिस तरीके से हमारे सामने रखा गया है, शुरुआत में लग रहा था कि शायद कोई बचकानी चीज है, लेकिन अब जबकि मैं बात कर रही हूं यहाँ बार बार इंडिया कह रही हूं, तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लैंक है बीजेपी का, राष्ट्रवाद का प्लैंक, उसमें जो भारत को बार बार वो मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार हथियाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि एक झटके में, एक फॉर्मूले के साथ, एक नाम के साथ विपक्ष ने ऐसे जो है वो जबड़े से बाहर निकाल लिया है नरेंद्र मोदी के। अब नरेंद्र मोदी को जब जब बात करनी होगी, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को, अब देखिए टीवी स्क्रीन पर बैठे क्या कहेंगे, हम इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया बेकार चीज है, इंडिया टूट जाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया के लोग साथ नहीं रह पाएंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको जिस भी तरीके से कहा जाए, ये सीधे तौर पर मैं कहूंगी बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है। बाकी जो पॉलिटिकिंग है वो पार्ट बहुत जटिल है इसका, लेकिन जो ऑप्टिक्स नजर आ रहा है फिलहाल वो बेहद जबरदस्त और जोरदार है। बिल्कुल। अगर आप
पढ़ने की कोशिश करें इस नाम को डी एब्रिविएट करके, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो शायद ये अपने आप में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। लेकिन जो बात आरफा आपने कही कि कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रवाद है इनका, उसका जवाब देने की कोशिश की, इंडिया शब्द जिसको अप्रोप्रिएट बीजेपी ने कर लिया था उसको अब दोबारा उनसे छीनने की कोशिश की है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल इस बात को लेकर ये कि सिर्फ नामकरण करने से तो काम चलेगा नहीं। अगर इधर 26 लोग, ये 26 पार्टियां एक साथ हैं, तो उधर 38 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो क्या चुनावी दृष्टि से भी ये एक जिताऊ फॉर्मूला हो सकता है आरफा? देखिए, साफ तौर पे अगर इसको देखें तो ये बहुत जटिल लगता है अभी। मुझे लगता है कि एक तरह का, चूँकि एक अस्तित्व का सवाल इन तमाम पार्टियों के साथ सामने है, और इसमें सिर्फ वही देखिए आशुतोष जी, कांग्रेस के ज़माने में जब 400 से ज़्यादा उनकी सीटें आई थी और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उनको लगता था कि अब तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, साँस भी नहीं ले पाएँगे। जिस तरीके से ऑपोज़िशन के खेमे में एकजुट हो गई थी वो पार्टियाँ, वो उस दौर की कांग्रेस, इस दौर की बीजेपी है। तो अगर कुछ देर के लिए जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति, अगर उसको थोड़ी देर के लिए हम अलग भी कर लें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी आदर्शवादी पार्टियां हैं, इन्हें बड़ी फ़िक्र है धर्मनिरपेक्षता की, इनको बड़ी फ़िक्र है भारत में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, पत्रकारों की आवाज़ को दबने ना देने की। मैं कहूँगी इसको शेयर बिल्कुल खुदगर्ज़ तरीके से इस सियासत को देखिए कि इन तमाम पार्टियों की खुदगर्ज़ी है कि इन्हें आना पड़ेगा भाजपा के सामने, वरना भाजपा ने पिछले दिनों में हमने देखा है कितनी बड़ी-बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी सबकी आइडेंटिटी खत्म करके, अब आप ये देखिए कि एनडीए का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी एनडीए का पोस्टर आप देख लीजिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पूरे जो पोस्टर है उस पर छाए हुए हैं। ऐसा आपने कम से कम बेंगलुरु में तो नहीं देखा। बेंगलुरु में ऐसा नहीं हुआ कि हालांकि भाजपा बार बार डिमांड कर रही थी कि भाई बारात तो ले आए हैं, दूल्हा भी ले आइए, उन्हें पता था कि वो इस ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी वहां किसी तरीके के दूल्हा का ऐलान नहीं हुआ, न दूल्हा का ऐलान हुआ, न दुल्हन का ऐलान हुआ। महफिल सजी वहां पर, लेकिन मुशायरा, मैं कहूंगी एक उर्दू का एक मुहावरा है कि भाई मुशायरा तो लूट लिया अभी फिलहाल इंडिया ने, तो ये मुशायरा लूट लिया। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू है, मैं उसको कहीं भी अंडरमाइन नहीं करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी का जो लोगों के साथ कनेक्ट है, खासकर जो अब तक लगभग 40% बताया जाता है, अगर वो कुछ कम भी हो गया होगा, तब भी विधानसभा के चुनाव में तो एक अच्छी संभावना ये नजर आ रही है। विपक्ष के लिए एक उम्मीद है कि हाँ, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान, इन राज्यों में एक अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब अपने चेहरे के साथ आएंगे और दूसरी तरफ यहाँ चेहरा नजर नहीं आएगा, और मैं इसे भी अच्छे तरीके से समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है, जटिल सवाल है। जिस दूल्हा की तलाश बीजेपी बार बार चिढ़ा रही है, उस दूल्हा की तलाश इस अलायंस को भी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन उस तरफ चेहरा ना पाकर कहीं मीडिया इसको जिस तरह से प्रोजेक्ट करेगा, मैं उसे जरूर खतरे का निशान मानती हूँ, और किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता।